शविन फाउंडेशन की तरफ से लिए जा रहे इस मार्गदर्शन शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 2012 से कृषि पद पर अपनी सेवाएं दी है। एक ऐसे शख्स जो छत्तीसगढ़ सरकार में 2012 से अपने पद पर कार्यरत है और उन्होंने कई शेतकरी को, कई अपने किसानों को मार्गदर्शन किया है। उनका नाम है रीता ठाकुर भारतीय। आज वो हम सबके बीच है। तो मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे आपके बारे में हम सभी व्यूअर्स को? कैसा रहा, मतलब कृषि विभाग में कैसे आप जो दायित्व निभा रहे हैं वो कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर, ये जो मेरा कार्य है, ये एक तरह से बहुत ही नोबल काम है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं जो सारे देश की सेवा करते हैं, जो सारे देश का पेट भरते हैं। जो हमारे किसान बंधु हैं, उनकी सेवा में हम निरंतर लगे हुए हैं। ये वैसे एक मेरा व्यवसाय है या मेरा जॉब कह सकते हैं आप, करियर कह सकते हैं, परंतु ये बहुत अच्छे से तभी किया जा सकता है जब आपके अंदर सेवा भाव हो। क्योंकि जो किसान हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ और उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। तो मैं इसको ये नौकरी मानकर काम नहीं करती हूँ, मैं इसको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर इस सेवा में लगी हुई हूँ। जी, जैसा कि अपना भारत देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है जी। और हमारे पूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ जी। और हमें अगर कुछ पूर्व बनना है तो भारत को सबसे पहले कृषि में अपने सर्वोच्च स्थान देना होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मैम, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से और हमारे जो भी विद्यार्थीगण है उनकी तरफ से आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी छात्रों की तरफ से सवाल रहेगा। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त छात्रों को कौन कौन से करियर के ऑप्शंस उपलब्ध है, स्पेशली कृषि विभाग में? सर, कृषि विभाग में अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो उपलब्ध हैं। अभी आने वाले जो नए छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जैसे आप फील्ड लेवल से, एक आरईओ के लेवल से लेकर के कृषि विज्ञान केंद्रों में आपको नौकरियां लग सकती हैं। साथ ही आप अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। रिसर्च एसोसिएट के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, इस तरह के बहुत सारे संभावनाएं बच्चों के लिए उपलब्ध हैं जो कृषि विज्ञान, जो विज्ञान या गणित संकाय के जो छात्र हैं उनके लिए खास करके। तथा जैसे आप यदि इन सब क्षेत्रों को छोड़ के प्रशासनिक में भी जाना चाहते हैं, तो भी जिला स्तर पे तथा ब्लॉक स्तर पे डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह के पोस्ट भी उपलब्ध हैं। साथ ही एक और विभाग होता है इसके साथ, जिसको हम उद्यानिकी विभाग बोलते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह की बहुत सारे पोस्ट या पद जो है वो उपलब्ध हैं अभी आने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम सरकारी की बात छोड़ने के बाद अगर हम देखते हैं, या अगर और हायर लेवल पे आप बात करते हैं, तो हमारा जो केंद्र में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहां पर भी, और कृषि मंत्रालय में भी बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो कृषि स्नातकों के लिए, स्नातकोत्तरों के लिए निकलती रहती हैं समय समय पर। प्राइवेट कंपनियों में भी आजकल काफी अच्छा अनुभव है, जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उनसे बात होती रहती है, तो वहाँ भी उनको काफी अच्छी तनख्वाह पे और अच्छी सुविधाओं के साथ उनको वहाँ भी नौकरियां मिल रही हैं। ओके मैम, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जो छात्र इंजीनियरिंग करते हैं या जो मेडिकल में जाते हैं उनके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो हाँ जो जी, हाँ छात्र जी। कृषि में जाना चाहते हैं या उसमें कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से ऐसा प्रावधान है?
जी बिल्कुल सर है। जैसे 12वीं के बाद जो गणित और विज्ञान संकाय के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए कहीं कहीं पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। जैसे कहीं कहीं पर पीएटी होता है, प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट, और कहीं कहीं पर डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी एक अलग एग्जाम होता है, जो पीटी के थ्रू, जो इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भी बच्चों को लिया जाता है इन कॉलेजेस में। यानी दो तीन तरह से होता है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग होती है, साथ ही डेयरी टेक्नोलॉजी के भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं और बीटेक के भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो तीनों के लिए कई बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है कोई कोई राज्यों में, और कहीं कहीं पर पीएटी या पीटी के माध्यम से भी सिलेक्शन होता है। अगर उसमें इनकी रैंकिंग्स आती है सीट्स के उपलब्धता के आधार पे, तो इनको काउंसलिंग के बाद लिया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में इनका एंट्रेंस होता है। सेम उसी प्रकार से जो प्रक्रिया होती है काउंसलिंग, इंटरव्यू और एडमिशन। धन्यवाद मैम। मैम मैं एक खुद किसान परिवार से हूँ, और मेरे काफी जो साथी है, दोस्त है, वो भी किसान ही हैं। हाँ तो जी जब मेरी उनसे बात हुई थी कि आपसे रूबरू होना है, तो उनके तरफ से कुछ सवाल है मेरे। हाँ तो जी हाँ जी वे अक्सर कहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ स्कीम हो तो आप मैम से जरूर जी जी। पूछेगा। तो मैं उनकी तरफ से जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या सरकार की तरफ से ऐसे कुछ किसानों के लिए स्कीम है, जो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ट्रैक्टर लेना चाहता है, या कोई खेती के लिए कुछ लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ सर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं इसका थोड़ा विस्तृत रूप से भी जवाब देना चाहूंगी। देखिए, इसमें सबसे पहला, अगर किसान खेती करने जाता है तो उसको सबसे पहली आवश्यकता होती है सिंचाई साधन की। यदि उसको वर्ष में पूरे वर्ष भर खेती करना है तो वो सिर्फ वर्षा आधारित खेती पर आश्रित नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमारी सरकार ने किसान समृद्धि योजना, जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, इसमें क्या है, बोर खनन के लिए, बोर खनन करवाने के लिए खेतों में सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। साथ ही उसके बाद उसमें पंप फिट करना, और जो बिजली का जो कनेक्शन होता है उसमें भी सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा सिंचाई पाइप में, जैसे स्प्रिंकलर पाइप होते हैं तथा ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है, वो लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है। जैसे आप कृषि यंत्रों की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ड्राइवर, यानी जो ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र होते हैं, उनपे भी 50 से लेकर के 75% तक अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जैसे नूप होती है योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, राज्य सरकार की होती है, किसी किसी में दोनों का साथ में सब्सिडी मिला के दिया जाता है। ऐसे भी योजनाएं होती हैं समन्वित वाली, जिसमें केंद्र सरकार भी अपने तरफ से सब्सिडी देती है और राज्य सरकार भी। और कुछ योजनाएं हैं जो केंद्रीय सरकार की तरफ से चलन में है। तो इन सब के अंतर्गत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, इस तरह के सीड ड्रिल्स, मतलब जो लाइन सोइंग करने के लिए जो उपकरण होते हैं, और बहुत सारे बैटरी चलित उपकरणों के ऊपर 50% से लेकर 75% तक की छूट उपलब्ध है सभी किसानों के लिए, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। और इनका लाभ, ये जो है, समय समय पर इनके टारगेट्स राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कृषि विभाग के जो लोग होते हैं उनको जारी किए जाते हैं, और उनके माध्यम से किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है। जो फील्ड लेवल पे, जैसे कि मैं हूँ, मैं फील्ड लेवल पे एज ए रूरल एक्सटेंशन वर्कर में काम करती हूँ। तो हम जैसे लोग जो हैं वो कृषि में मिलने वाली सारी सब्सिडीज और ये जो योजनाएं हैं इनकी जानकारी किसानों को देते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर की स्थापना होती है, साथ ही अंडरग्राउंड पाइप्स भी आजकल इसमें आते हैं। और किसान समृद्धि योजना है, जिसमें दो तरह के बोर होते हैं। एक होता है जो ऐसी जगह पे होता है जो नदी ना, मतलब जो नदी के किनारे हैं, जिसको जो कि मतलब कम लेवल पे जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, उसके लिए भी एक योजना होती है, जिसको उथला बोर कहा जाता है। और एक योजना है किसान समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत आपको बड़ा बोर का खनन करके दिया जाता है, जिसमें आप ट्यूबवेल स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं हैं। और कृषि यंत्रों में तो बहुत सारी अलग अलग योजनाएं आती रहती हैं। एनएफएसएम के अंतर्गत
राज्य सरकार के अंतर्गत और केंद्र राज्य सरकार दोनों को मिला के। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अवश्य बाद में आपको मेल कर दूंगी, तो आप बता सकते हैं उनको। धन्यवाद मैम। जैसे कि दो तरह के किसान होते हैं, एक जो रासायनिक खेती पे अपना ज्यादा ध्यान देते हैं और एक जैविकीकरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अब जो महामारी चल रही है तो सब लोग जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम भी चाहते जी हैं कि जी हमें शुद्ध मिले, जैसे भी खेत से डायरेक्ट मिले। ऐसा हर हम्म लोग अभी मतलब सोच रहे हैं ऐसे। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि जैविक खेती के तरफ अब जो आज का किसान है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है? जी, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रश्न, क्योंकि अभी तो ये जैविक का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार सरकारी माध्यमों के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन 2012 में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब सरकारी विभागों में इसके बारे में चर्चा होती थी, बहुत ज्यादा योजनाएं इससे संबंधित नहीं थी। परंतु अभी कुछ समय से, मतलब लगभग 2-3 साल से जैविक पे काफी काम हुआ है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सरकार उपलब्ध करा रही है। जैविक जो खाद है, जो और भी चीजें हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सरकार उपलब्ध करा रही है बहुत रियायती दरों पे किसानों को। उसके अलावा सर, जैसे बहुत सारे प्रदर्शन लगाए जाते हैं राष्ट्रीय जैविक मिशन के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि कुछ किसानों को चुना जाता है जो पहले से ही थोड़ा सा इसके तरफ ओरिएंटेड होते हैं, जैविक खेती में जिनको थोड़ी रुचि होती है, ऐसे लोगों को चुन के 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर से मिनिमम लेकर के 10 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर तक के प्रदर्शन प्लॉट बनाए जाते हैं गांव में। और वहां पर ये सारी जो इनपुट्स होती हैं, बीज, खाद, जैविक जो होता है, और जैविक तरीके से इनकी खेती का जो पूरा प्रशिक्षण है वो आत्मा एक यूनिट होता है केंद्र शासन का, तो उनके माध्यम से जैविक खेती का प्रचार प्रसार काफी हद तक किया जा रहा है, जो कि प्रदर्शनों के माध्यम से मुख्य रूप से होता है। प्रदर्शन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रदर्शन प्लॉट चुन लिया जाता है, कुछ किसानों को चुना जाता है जिसमें हर वर्ग के होते हैं, SC ST जनरल, और इन किसानों के खेतों में इस तरह का प्रयोग किया जाता है तथा उसके रिजल्ट को देखा जाता है, और फिर उसी के आधार पे आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं। साथ ही इस प्रकार से आपका जो जैविक का जो है प्रचार प्रसार भी होता है, क्योंकि जो अन्य किसान इसको देखते हैं वो अगले बार प्रोत्साहित होकर फिर वो भी इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जैविक मिशन का जो है उद्देश्य है, और जिसको सरकार कर रही है, और उसमें एक अभी उत्पाद नया सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट या प्रिय प्रोडक्ट है, और उस पर मैंने खुद भी काफी काम करके देखा है स्वयं अपने किचन गार्डन में, और अपने लेवल पे कुछ किसानों के साथ मेरे काम करवा के मैंने देखा है इस प्रोडक्ट को यूज करके। और बहुत ही कम रेट का है ये, 20 रुपए का, ये 20 ग्राम का पैकिंग आता है इसका, और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके माध्यम से, और वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर का निर्माण गांव गांव में मनरेगा के अंतर्गत जो जनपद पंचायत है उनके माध्यमों से ये बनाए जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग मॉडर्न तरीके से या आधुनिक तरीके से, जो कंपोस्ट जो पहले से बनाते थे किसान, उसको और इम्प्रूवमेंट उसमें करके उसमें काम किया जा रहा है। तो जैविक का जो प्रचार प्रसार है वो काफी हद तक हो रहा है। साथ ही जो जैविक क्षेत्र में, इसमें खाद बीज आदि के क्षेत्र में जो युवक काम करना चाहते हैं, युवक युवतियां या जो लोग काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना के रखी हैं, जिससे कि वो इस तरह की दुकानें खोल सके जहां पर वो जैविक उत्पाद जो है वो बेच सके, उगाने के बाद भी, और जो इनपुट्स होते हैं वो भी, दोनों के जो शॉप्स होती हैं वो खोलने के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल और जी धन्यवाद मैम। जैसे कि मैं देखा हूँ कि बहुत से लोग आज भी जो है वो आधुनिक खेती की ओर ध्यान नहीं दे रहे और जी परंपरागत पद्धति से खेती कर रहे हैं जो सालों से चली आ रही है। और इससे जी क्या जी होता है कि हमारी उत्पादन क्षमता पर जो
कड़ा प्रहार मैंने देखा है। तो इसके लिए हम ऐसे किसानों का ध्यान जो है वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन्हें फायदा हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि अभी जो है, जो समय है, उसमें हमको एक तो साल भर हमको जो मांग है उसके हिसाब से उपलब्धता होनी चाहिए हमारे पास। ये एक बहुत जरूरी चीज है। यही कारण है क्यों जो हमारी खेती जो पिछड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिंचाई साधनों की अभी भी इतनी योजनाएं आने के बाद भी उसका क्रियान्वयन कहीं शायद ठीक से नहीं होने के कारण, या और भी कोई परेशानियां बीच में होने के कारण ये उतना नहीं फैल पाया है। तो जो आधुनिक कृषि जो आप बात कर रहे हैं, उसमें सब सर्वप्रथम जो है वो है सिंचाई योजनाएं। तो इनका भी और भी प्रचार प्रसार होना और इनका वृहद रूप से इनके इनके एक्सटेंशन की जरूरत है। तो वो तो सरकार की तरफ से है जो इनको करना है। लेकिन यदि आप आधुनिक खेती अपनाने के बारे में कृषकों के संबंध में बात करते हैं, तो वो है कि आधुनिक खेती के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार कृषकों को उपलब्ध करा रही है सर। वो ये है कि जैसे डोम्स जो होते हैं वेजिटेबल्स लगाने के लिए, डोम्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार, जो है शेड नेट्स दे रहे हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में, तथा बहुत सारी सब्सिडी ऐसे कृषकों को मिलती है जो उद्यानिकी फसल लगाने के लिए इच्छुक हैं, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, और इसमें काफी हद तक के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। खीरे की जो खेती हो रही है शेड नेट के अंदर, जो लाल शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है, ब्रोकोली है, इस तरह की जो आधुनिक सब्जियां, जो एक्सोटिक सब्जियां या फ्रूट्स जो बोलते हैं, इनके उत्पादन में के लिए सरकार जो है उद्यानिकी विभाग की तरफ से काफी योजनाओं का संचालन कर रही है, जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आता है। साथ ही ये जो आधुनिक और परंपरागत खेती का जो समन्वय है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आप ले सकते हैं, कि इसमें आपको पशु भी मिलेंगे जो कि खेत की जुताई करते हैं, साथ में आपको ट्रैक्टर ड्रोन भी वो भी मिलेंगे, जो ट्रैक्टर ड्रोन जो इंस्ट्रूमेंट या यंत्र होते हैं वो भी मिलेंगे। साथ ही जितने भी अभी आधुनिक यंत्र आ रहे हैं मार्केट में, उन सब पे किसानों को सरकार जो है सब्सिडी दे रही है विभिन्न माध्यमों से। और बड़े स्तर पे यदि वो करना चाहते हैं तो कृषि सेवा यंत्र, कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए भी उनको सब्सिडी मिलती है, जिसमें कि वो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स और बहुत मतलब करीब 20-25 लाख की योजनाएं जो हैं वो भी सरकार इसमें चला रही है, जिसमें कि सोलर पंप्स, जो बड़े जो यंत्र हैं, जो इनपुट्स अलग हैं, शेड नेट्स हैं, जो स्प्रिंकलर्स हैं, ड्रिप्स हैं, उसमें भी जो और एडवांस्ड जो वर्जन है ड्रिप्स और स्प्रिंकलर के, वो सब के लिए सब्सिडी जो है सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को दे रही हैं। तो मैं सभी किसानों से गुजारिश करूंगी कि ये जो आधुनिक और परंपरागत खेती है, इन दोनों को एक साथ पैरेलली चलाते हुए आप अगर खेती करते हैं तो आपको इस खेती को इंडस्ट्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं वो तो काफी हैं, लेकिन इनका लाभ लेके किसान ये समन्वय स्थापित कर पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भी सरकार काफी कदम उठा चुकी है। जी, आपका बहुत धन्यवाद मैम। एक सवाल और एक मन में आता है, मैंने कहीं पहले दिन पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक मल्टीलेयर फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो जी जी जी। उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मल्टी लेयर फार्मिंग जो है सर, वो छोटे और मझोले किसान, यानी 1 से 10 एकड़ तक वाले जो किसान हैं, उनके लिए तो एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। और ये अभी प्रचलन में बहुत जगह पे जो नवाचारी कृषक हैं, यानी नवाचारी उनको बोला जाता है जो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं, अपने स्वयं से कोई नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खेती के क्षेत्र में। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी हम देख रहे हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी मल्टी लेयर फार्मिंग का। हमारे ही छत्तीसगढ़ के हैं वो, राजा राम त्रिपाठी जी, कोंडा गांव से संबंधित हैं वो। तो उन्होंने करीब 300 एकड़ पे
काली मिर्च और अन्य मसालों का उत्पादन शुरू किया है। तो क्या होता है सर कि ये जो उनका मॉडल है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, और वो उनका जो टीम है वो ये दावा करता है कि वो प्रति एकड़ करीब 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं इससे। तो उसमें क्या है कि वो टीक की खेती करते हैं, टीक ऑस्ट्रेलियन टीक कहा जाता है, उस पे ये लोग बेलें चढ़ाते हैं काली मिर्च की, और जो नीचे की जो भूमि होती है उस पे ये लोग हल्दी, अदरक और दूसरे अन्य मसालों की खेती करते हैं। तो ये क्या है कि ये मसालों के ऊपर बेस्ड एक मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल है, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। आज उन लोगों की जो कंपनी है मां दंतेश्वरी प्राइवेट जो नाम से फेमस है और एक ब्रांड बन चुका है, और करीब 300 से 400 एकड़ में ये आदिवासियों की मदद से, श्री राजाराम त्रिपाठी जी कोंडागांव निवासी, ये बहुत ही सफलतापूर्वक मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं मसालों के क्षेत्र में। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और भी हैं, अभी उन सब के बारे में बताने का इतना समय नहीं है। और मल्टी लेयर फार्मिंग में क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कि क्या होता है कि इससे जो भूमि के अलग अलग स्तर पे उपलब्ध जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व हैं इनका पूर्ण उपयोग होता है। जो भी किसान खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, ये बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, तो इनका जो उपयोग वो कर रहे हैं इसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है मल्टी लेयर फार्मिंग में। इसमें पानी की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, क्योंकि मेच्योरिटी भी थोड़ी 15-20 दिन पहले आती है मल्टी लेयर फार्मिंग में हर क्रॉप में। और सबसे बढ़िया क्या होता है कि जमीन के हर स्तर का उपयोग होता है, यानी कि नीचे आपने कंद वाली सब्जियां डाल दी, जैसे कि अदरक है, आलू है, बीट रूट है, और उसके ऊपर साइड में आपने जो जगह बच रही है जहां से ये निकलेंगे, उसके जगह साइड में जो जगह बच रही है वहां पे आपने हरी सब्जियां, धनिया, ये सब बो दिया। उसके बाद आप बेल लगा के जो क्रीपर्स होते हैं जैसे कि लौकी है, तरोई है, खीरा है, जो कि आजकल सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स में गिने जाते हैं, इस तरह की जो खेती हो रही है। और ये जरूरी नहीं है कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए बहुत आधुनिक तकनीक ही अपनाएं। जो देशी उपलब्ध चीजें हैं, घास है, बांस है, रस्सियां जो लोकल लेवल पे उपलब्ध होती हैं, उनका ही उपयोग करके बहुत सारे नवाचारी फार्मर्स ये मल्टी लेयर फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। जैसे बिहार में मैं एक महिला कृषक को जानती हूँ पर्सनली, जो 1 एकड़ में 21 प्रकार के फल और सब्जियां लगाती हैं, और खरीफ में वो सिर्फ धान लगाती हैं, और मेड़ों पे उन्होंने फल के पौधे लगा रखे हैं और सब्जियां भी वो लगाती हैं। लेकिन 1 एकड़ में 21 प्रकार की सब्जियां लगाने का जो मॉडल है ये बड़ा अद्भुत है। बहुत सारे लोग इस काम को अब कर रहे हैं। इसमें सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, जैसे कि पोषक तत्व, पानी, हवा, प्रकाश, जो मजदूरी है उसकी बचत होती है, और मुनाफा भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आपकी एक फसल यदि नष्ट हो गई किसी भी कारण से, तो जो दूसरी फसल है वो आपको मुनाफा दे जाएगी, या कम से कम उस नुकसान की भरपाई कर जाएगी जो आपका एक फसल नुकसान हुआ है। तो इसके भी बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं अलग अलग किसानों के द्वारा, और ट्रेनिंग भी वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सरकारी जो विभाग है वो भी मल्टी लेयर फार्मिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं। जी मैम, मैं आपका ध्यान एक बार फिर से छात्रों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं अभी जो कोविड का ये जो संकट आया है पूरे विश्व में, तो जो भी छात्र इस वक्त कुछ कोई कॉम्पिटेटिव की पढ़ाई कर रहा है कृषि विभाग में, या मानो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना योगदान देना चाहता है, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं भविष्य में, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोविड के कारण ये बोला जाता है कि आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना है और ये भीड़ नहीं लगानी है, इस तरह की बातें होती हैं। तो देखिए, हर जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था हमको आप कि हर जो समस्या है उसमें एक अवसर भी होता है, तो हमको भी उसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जो छात्र हैं आजकल के, उनके लिए विशेष रूप से मैं ये बोलना चाहूंगी
कि आप इस चीज को समस्या न समझें, बल्कि इसको एक चैलेंज के रूप में लें और एक अवसर के रूप में लें। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि जैसे आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे रोजगार अपना सकते हैं कृषि से संबंधित, जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई, कृषि जो उत्पादन है उनकी सप्लाई आप कर सकते हैं, घर पहुंच सेवा दे सकते हैं। तो और जो रिसर्च के क्षेत्र में है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं या ऐसे उत्पाद, ऐसे बीज तैयार करें, ऐसे सब्जी फलों के या अनाजों के बीज उत्पादन करें जिनमें कि कोविड से लड़ने की या इस तरह के अन्य महामारियों से लड़ने की क्षमता हो। तो ये जो उत्पाद है एक यूनिक उत्पाद होगा, और जब ये मार्केट में आएगा तो एक बहुत जल्दी ही एक अच्छा ब्रांड ये अपना बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है ऐसे छात्रों के लिए, खास करके जो कि उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है। सीमित है सरकारी नौकरियां, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर भी मैं ये चाहूंगी कि जो भी ये पढ़ के आते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस से, जो कृषि से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या उद्यानिकी या डेयरी टेक्नोलॉजी में है, तो वो कुछ नया करें, कुछ रिसर्च करें इस क्षेत्र में, कि जिससे कि हम फोर्टिफाइड, जो बोला जाता है ना, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध जो आता है, दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो अनाज या सब्जियों में फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर रिसर्च करें और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि कोरोना से लड़ने में लोगों को सहायक हो, ताकि वैक्सीन या किसी विदेशी वैक्सीन पे या दवाइयों पे निर्भर रहने की बजाय हम अपनी इम्यूनिटी अपने भोजन के माध्यम से, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा भी रही है, इस तरह से ही हम अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा सकें। और ये इस आपदा में ये बहुत बड़ा अवसर इन छात्रों को मिल सकता है। साथ ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है खाद्य पदार्थों का, कृषि से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से इस समय कर सकते हैं, यदि वो सारे जो प्रोसेसेस हैं सैनिटाइजेशन के और जो बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए ये सप्लाई चेन मैनेज कर पाए, तो ये बहुत बढ़िया उनके लिए एक अवसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर के देश की सेवा करूं और देश को विश्व गुरु बनाने के जो उसका सपना है वो पूरा कर सकूं, तो उनके लिए आप स्पेशली छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हमने, जब तक हम कृषि को सक्षम नहीं बनाएंगे, उसको एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप नहीं करेंगे, तब तक मेरा ये मानना है, और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इस बात को अब मान चुके हैं। खास करके कोरोना ने जो हमको जो सीख दी है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि कृषि जो उत्पाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इनसे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो जो करियर वाइज आप जो बात कर रहे हैं छात्रों की, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो आपको साथियों आपको ये करना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन करें प्रोफेशनली, जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस से डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जो बीटेक से। उसके बाद आप फिर पीजी कोर्सेज की तरफ ना जा करके फील्ड में अनुभव लें, नौकरियां करें कुछ समय के लिए, और साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज करते रहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम ग्रोइंग, जो बायोटेक्नोलॉजी में जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं एंजाइम्स के, हार्मोन्स के, जैसे पेपिन है या जो कर्क्यूमिन होता है हल्दी से जो निकाला जाता है, तो इसके बारे में वो देश विदेश में ट्रेनिंग ले। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, टाटा इंस्टीट्यूट है, रिलायंस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं जो इस फील्ड में ट्रेनिंग्स देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में वो चलाते हैं, कोई कोई साल भर तक के भी होते हैं। तो जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये विशेष संदेश है कि वे इस तरह की ट्रेनिंग्स लें, ग्राफ्टिंग में, नर्सरी बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स लें, और साथ में ही वो
अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, छोटे छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाने जैसे प्रोफेसर बनना चाहते हैं इस क्षेत्र में, या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वे तुरंत बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक करने के बाद वो तुरंत एमटेक में, एमएससी में एडमिशन लें और पीएचडी जरूर करें। पीएचडी करने से उनको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है उनके करियर में। आगे जाके वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस उनके रिसर्च के फील्ड में आजकल उपलब्ध हैं उनको। तो एकदम क्लियर रखें अपने पॉइंट को, फोकस्ड रहें। और यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप बीएससी करने के बाद तुरंत सर्टिफिकेटेड कोर्सेज करते रहें, कहीं नौकरी करें और एक्सपीरियंस लें, और अपना जो एक आपने जो सोचा हुआ है कॉन्सेप्ट, उसको उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, इस पे आप ध्यान दें। साथ ही कोई मैनेजमेंट कोर्सेज भी कई चलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यदि आप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं तो भी मैनेजमेंट कोर्सेज काफी हद तक मदद करते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर है और जो नॉर्मल जो मार्केट की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो उनके बिजनेस एस्पिरेंट्स को बहुत अधिक मददगार साबित हो सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर बाइफरकेशन रखें। यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप ये रास्ता चुनें, और यदि आप इसमें पढ़ाई के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपको हायर लेवल तक के यानी एमएससी एंड पीएचडी जरूर करना चाहिए। ये मेरा संदेश है। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार मैम कि आपने हमारे कार्यक्रम में आए आप और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इसका जो लाभ है हमारे सारे विद्यार्थियों को एवं किसानों को होगा। आपका बहुत बहुत आभार।